नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेटी की पहनावे को देखकर शादी से इनकार करने वाली सास को। समय ने सिखाया ऐसा सबक कि सब देखते रह गए। अरे कमला, सुनो, आज शाम को रूही बिटिया से कह देना घर जल्दी आ जाएगी। और हाँ, उससे अच्छे से तैयार भी कर देना। रामेश्वर जी ने ऑफिस जाते जाते दरवाजे से ही अपनी पत्नी कमला जी को आवाज लगाते हुए कहा। तो कमला जी बोली, अच्छा ठीक है, मैं उसे कह दूंगी। अभी रामेश्वर जी ने फिर से कहा, अरे हाँ, रूही से ये भी कह देना कि ढोकले बना ले, उसके ढोकले बहुत अच्छे बनते हैं। अरे हाँ बाबा, हाँ, सब कह दूंगी। और कुछ? हंसते हुए कमला जी ने कहा। तो रामेश्वर जी बोले, और कुछ नहीं, सब तैयारी करके तुम भी समय से तैयार हो जाना, शाम को 5 बजे तक वह लोग आ जाएंगे। इतना कहकर रामेश्वर जी ऑफिस के लिए निकल गए। आज रामेश्वर जी की इकलौती बेटी रूही को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे, इसलिए रामेश्वर जी थोड़ा सा चिंतित थे और वे चाहते थे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। रामेश्वर जी और कमला जी दोनों ही नौकरी पैसे वाले थे, तो घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अच्छा खासा संपन्न और कुशल परिवार था। आज लड़के वालों के स्वागत के उपलक्ष्य में कमला जी ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और अपनी लाडली बेटी डॉक्टर रूही को भी कह दिया कि वह घर पर जल्दी आ जाए। सुबह से कमला जी काम में जुट गई थी। सारा घर उन्होंने शीशे की तरह चमका दिया और नाश्ते की भी तैयारी कर ली। इधर अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी रूही भी शाम होने से पहले ही घर आ गई। डॉक्टर होते हुए भी वह एक बहुत ही घरेलू किस्म की लड़की थी, इसलिए घर आते ही अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगी। माँ के साथ मिलकर उसने ढोकले बनाए और फिर रसोई के कामों को समाप्त कर दोनों माँ बेटी तैयार होने के लिए अपने कमरे में आ गई। जैसे रूही तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसको उस सादगी से तैयार हुआ देखकर रामेश्वर जी और कमला जी दोनों ही खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। रामेश्वर जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया तो कमला जी ने दोनों हाथों से उसकी बलाइयां लेते हुए कहा, नजर न लगे हमारी बिटिया को। वह बोल ही रही थी कि तभी डोर बेल बजी। रामेश्वर जी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो लड़के वाले ही आए थे। आइए साहब, अंदर आइए, कहते हुए रामेश्वर जी उन्हें अंदर लेकर आ गए। दोनों तरफ से अपना अपना परिचय दिया। तब तक रूही चाय लेकर आ गई। तभी लड़के के पिता प्रताप जी ने कहा, अरे बेटी, इस चाय की कोई जरूरत नहीं थी, तुम कुछ देर हमारे पास बैठो। तो नजरें झुकाकर रूही अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। तभी प्रताप जी बोली, बेटा आप क्या करती हो? जी मैं सिटी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हूँ। इसी बीच में लड़के की माँ रमा जी ने अपनी पहली दृष्टि से पूरे हॉल का मुआयना करते हुए सामने दीवार पर टंगी बड़ी सी पेंटिंग को देखकर पूछा, ये पेंटिंग क्या रूही ने बनाई है? जी हाँ, ये रूही ने बनाई है, इसे चित्रकारी का बहुत शौक है। तभी लड़के रमन ने सवाल दिया, पेंटिंग के अतिरिक्त आपकी और क्या क्या हॉबीज हैं? इससे पहले कि रूही कुछ जवाब देती, लड़के की मां रमा जी बोल उठी, एक डॉक्टर को चीर फाड़ के अलावा और भला क्या शौक हो सकता है? रमा जी की ये बात सुनकर रूही के मन को बहुत ठेस पहुंची। उसके माता पिता भी बहुत आहत हुए, पर मौके की नजाकत को देखते हुए उन लोगों ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। और रूही ने भी बहुत मुश्किल से अपने आप पर काबू रखते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा प्रोफेशन ही मेरा फैशन है। मैं अपने काम पर पूरी तरह से समर्पित हूँ। मेरे लिए मेरा काम ही मेरी प्राथमिकता है। मेरे जीवन में बाकी सभी चीजों का स्थान उसके बाद ही आता है। इतना कहकर
वह चुप हो गई। तभी माहौल को हल्का करते हुए रामेश्वर जी ने कहा, कमला, तुम रूही के साथ मिलकर नाश्ता लगा दो। जी, हम अभी लगाते हैं। कहते हुए कमला जी रूही के साथ रसोई घर में चली गई। तभी रामेश्वर जी ने रमन से सवाल किया, बेटा, आपने आगे का क्या करने का सोचा है? जी अंकल, मैं पापा के बिजनेस को ही ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तभी कमला जी रूही के साथ नाश्ते की ट्रे लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोग नाश्ता कीजिए, सब कुछ घर पर ही बनाए। कमला जी ने नाश्ते की प्लेट लगाते हुए कहा। तब एक बार फिर रमा जी बोल उठी, क्या ये सब कुछ रूही ने बनाया है? बस मिलजुल कर ही बनाया है सबने। मुझे ढोकले इसी ने बनाए हैं सिर्फ। ये ढोकले बहुत अच्छे बनाती है, कमला जी ने कहा। तो प्रताप जी बोले, अच्छा, तो बेटे एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ पाक कला में भी निपुण है। इतना कहकर उन्होंने ढोकले का एक पीस उठाया और खाते उसकी बहुत प्रशंसा की। तभी रमन ने कहा, वाह भाई, ढोकले तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बने हैं। लेकिन रमा जी बिल्कुल खामोश बैठी थी। सभी उनके इस व्यवहार से हतप्रभ थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके इस व्यवहार की वजह क्या है। यदि उन्हें रूही के डॉक्टर होने से ऐतराज था तो ये बात तो वह पहले से ही जानती थी, तो फिर वह उसको देखने के लिए आई ही क्यों? अभी रूही और उसके माता पिता के दिमाग में इन्हीं सब सवालों ने धमाचौकड़ी मचाई हुई थी कि तभी अचानक से रमा जी की आवाज एक बार फिर गूंज उठी, बेटा, क्या तुम हर वक्त जींस टॉप पहनती हो? उनके इस प्रत्याशित सवाल पर रामेश्वर जी और कमला जी एक पल को स्तब्ध से हो गए। पर रूही ने बहुत ही शांत स्वर में बिना विचलित हुए उत्तर दिया, जी हाँ आंटी, मैं अधिकतर जींस टॉप ही पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि आंटी जी, आप जानते हैं महानगरीय जीवन कैसा होता है। यहाँ बेंगलुरु की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और अपने प्रोफेशन में मैं जींस टॉप में ही कंफर्टेबल होती हूँ। इतना कहकर वह चुप हो गई। तभी प्रताप जी ने कहा कि कैसी बातें कर रही हो रमा? क्यों जी, मैं तो सिर्फ एक साधारण से सवाल किया है, इसमें गलत क्या है? तभी रमन ने कहा, मम्मी, आप भी ना, क्या फर्क पड़ता है इन सबसे? फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ता है। लोग मुझसे सवाल करेंगे, मुझे लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा, तू नहीं समझेगा इन बातों को। इतना कहकर उन्होंने फिर रूही से एक और सवाल किया, क्या तुम आज भी साड़ी नहीं पहन सकती थी? रमा जी की इस बात का भी रूही ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी आंटी, आप शायद अपनी जगह सही हैं, पर मैं आप लोगों के सामने किसी भी तरह का दिखावा नहीं करना चाहती थी। बस मैं जैसी हूं और जैसी रहती हूं वैसे ही मैं आप लोगों के सामने आना चाहती थी। मैं किसी भी किस्म के आडंबर दिखावे में विश्वास नहीं रखती। इतना कहकर उसने दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ दी। तभी रमन ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा रूही, लेकिन झूठ मूठ का दिखावा करके सामने वाले को धोखे में रखने से तो मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। रमन ने अभी अपना वाक्य पूरा ही किया था कि रमा जी उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, भाई साहब, हम लोगों को इजाजत दीजिए, हमारा जो भी फैसला होगा 1-2 दिन में विचार करके जवाब दे देंगे। इतना कहकर वह लोग वहां से निकल गए। इधर रूही और उसके माता पिता तीनों ही हतप्रभ थे। कुछ पल को एकदम सन्नाटा सा छा गया। तभी चुप्पी को तोड़ते हुए रामेश्वर जी ने कहा, अरे, हमारी बेटी हीरा है, हीरा, और हीरे की परख जौहरी से कर सकता है कोई? अफसोस की वह लोग इस हीरे को कहां समझ बैठे हैं। तभी कमला जी भी बोल पड़ी, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी बेटी हमारा गुरूर है। ये कहकर माता पिता दोनों ने सामने खड़ी रूही को गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा परिवार इस बात को भूल भी चुका था। लेकिन फिर
कुछ ही समय बीता होगा कि एक और रिश्ता आया रूही के लिए। पिछली बार की घटना से आहत रूही इस बार अपनी गलती को शायद दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए तैयार होने से पहले कमला जी से बोली, मम्मी मैं सलवार सूट या साड़ी पहनूं? रूही बस इतना ही बोल पाई थी कि कमला जी बीच में ही बोल पड़ी, नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। हमारी बेटी जैसी है, अगर वैसे किसी को पसंद नहीं है तो हमारा तेरा हाथ किसी के हाथ में देंगे, वरना कोई समझौता नहीं हुआ तेरे जीवन के साथ। किसी और की संकीर्ण मानसिकता के लिए तुझे स्वयं को बदलने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। बेटा, और फिर जिन लोगों की सोच इतनी छोटी हो, वे लोग तुझे भला क्या खुशी दे पाएंगे? नहीं देनी हमें ऐसे घर में अपनी बेटी को। तो रूही ने आज भी जींस टॉप पहन ली। सब लोग तैयार होकर लड़के वालों का इंतजार करने लगे। तो कुछ देर बाद ही वह लोग भी आ गए। सभी ने एक दूसरे का अभिवादन, आपसी परिचय के आदान प्रदान और थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद ही लड़के की मां सावित्री जी बोल उठी, कमला जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। यदि आप लोगों को हमारा बेटा पसंद हो। तभी ये सुनकर रामेश्वर जी कहने लगे, ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हमारी बेटी आपके घर की शोभा बने। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार राजीव और रूही भी एकांत में बातचीत कर ले तो बेहतर होगा। जी अवश्य, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, लड़के की मां सावित्री जी ने कहा। तो फिर सभी बड़ों की सहमति से राजीव और रूही भालोर में घूमने के लिए निकल गई। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद चलते चलते रूही ने अचानक से पूछा, क्या आपको और आपके परिवार को मेरा ये जींस टॉप पहनना दागदार तो नहीं गुजर रहा ना? तो राजीव ने कहा, अरे रूही जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे भी ज्यादा बड़ी सोच रखते हैं। उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पहनावा आपके चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। आपके पहनावे से ज्यादा हम सभी के लिए ये बात मायने रखती है कि आपकी सोच कैसी है। आज मेरी भी तो एक छोटी बहन है, वह भी तो वेस्टर्न आउटफिट ही पहनती है। फिर हम आप पर ही पाबंदी क्यों लगा कर रखे? भला आप में और मेरी बहन में क्या फर्क है? ये दोहरे मापदंड लोग क्यों अपनाते हैं भला? मैं नहीं जानता। मैं तो बचपन से ही अपने घर में मेरे मम्मी पापा की खुली सोच को ही देखा है। तो रूही ने कहा, नमन करती हूँ मैं आपकी और आपके परिवार की सोच को। अच्छा जी, वैसा तो ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे विषय में कुछ जानना नहीं चाहेंगी? राजीव ने कहा। तो रूही बोली, जी नहीं, आपने अपनी सोच का उदाहरण तो मेरे सामने पहले ही पेश कर दिया, तो अब कुछ विशेष नहीं है पूछने को। तो फिर रिश्ता पक्का बोलकर राजीव मुस्कुराने लगा और दोनों घर के अंदर आ गए। उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लड़के के पिता शुभाजी कहने लगे, बधाई हो भाई साहब, वो मीठा नहीं कराएंगे? तो कमला जी जल्दी से रसोई में जाकर मिठाई ले आई। हंसी खुशी के माहौल में रिश्ता पक्का हो गया और 1 महीने के बाद की शादी की तारीख भी तय कर दी। दोनों तरफ से शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। समय बीता तो आखिर वह दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। रामेश्वर जी व कमला जी ने धूमधाम से शादी कर अपनी बेटी रूही को विदा किया। रूही विदा होकर ससुराल आ गई। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। रूही ने बहुत ही अच्छी तरह से घर और हॉस्पिटल दोनों की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। उधर रमन के माता पिता अपने बेटे के लिए किसी घरेलू किस्म की लड़की की तलाश में थे। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उन लोगों को अपनी पसंद की बहुत ही सुंदर दिखने भी शर्मीली सी एक आदर्श और संस्कारी लड़की मिल गई, जिसका नाम था मीरा। मीरा ने ग्रेजुएशन किया था। वह एकदम घरेलू किस्म की लड़की थी। जब प्रताप जी और रमा जी उसको देखने गए तो उसने बड़े ही अदब से सर पर पल्लू रखकर उन लोगों के पैर छुए। तो रमा जी तो जैसे
उसकी इस अदा पर फिदाई हो गई। कहने लगी, बहू हो तो ऐसी, मेरी तरफ से तो आज ही रिश्ता पक्का समझो। उन्हें और कुछ भी जानने समझने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि साड़ी पहनना और सर पर पल्लू लेकर सभी बड़ों के पैर छूना एक आदर्श भारतीय नारी के संस्कार की पहचान जो थी। अब सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, विशेष रमा जी की। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि उनकी साड़ी वाली बहू की तलाश जो पूरी हो गई थी। और बस फिर क्या था, फौरन ही रमन और मीरा की सगाई हो गई। कुछ दिनों में मीरा और रमन एक खूबसूरत बंधन में बन गई। अब तो जैसे रमा जी के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। सबसे कहती फिरती थी कि देखो, मेरी बहू में संस्कार कूट कूट कर भरे पड़े हैं। बुद्धिकाय के लिए आई हुई सभी औरतें भी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रही थी। शादी के 2 दिन बाद ही बेटे बहू हनीमून के लिए चले गई। लगभग 15-20 दिन के बाद वापस आए तो एक दिन रमा जी ने कहा, मीरा बेटा, आज नाश्ते में आलू के पराठे बना लेना, रमन को बहुत पसंद है। तो मीरा बोली, मम्मी जी, मुझे तो आलू के पराठे बनाने ही नहीं आते। ये सुनकर रमा जी अवाक होकर उसका मुंह देखते रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी इस बात पर क्या प्रतिक्रिया दे। फिर भी उन्होंने मौन रहना ही बेहतर समझा। सोचने लगी कि हो सकता है बाकी कामों में वह पारंगत हो, कोई जरूरत तो नहीं कि सब काम सभी को आती हो। लेकिन धीरे धीरे मीरा के रंग ढंग सभी के सामने आने लगे। उसे ढंग से घर का कोई भी काम नहीं आता था, और रमा जी उसे सिखाने की कोशिश भी करती तो वह सीखना भी नहीं चाहती थी। उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस बन ठन कर रहना, घूमना फिरना, सहेलियों के संग किटी पार्टी करना, बस ये सभी अच्छा लगता था। ये देख रमा जी को अपनी भूल का एहसास होने लगा था कि साड़ी वाली बहू के चक्कर में उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पर अब कर भी क्या सकती थी सिवाय पछताने के। उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। एक दिन रमा जी की सभी सहेलियां उनके घर पर आई तो रमा जी उन सबके सामने ही मीरा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दी कि मीरा मेरी बहू अप्सरा है, बिल्कुल अप्सरा। जहाँ आजकल की लड़कियां जिस टॉप में घूमती हैं, वही हमारी मीरा आज भी साड़ी पहनती है और सर पर पल्लू भी लेती है। कहते उन्होंने मीरा को आवाज लगाई, मीरा बेटी, मेरी सहेलियां आई हैं, जरा उनके लिए 4-5 गिलास जूस ले आना। पर सामने से कोई जवाब नहीं मिला। तो रमा जी उठने ही वाली थी कि तभी साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लिए सजी धजी मीरा बाहर हॉल में आई। आते उसने रमा जी की सभी सखियों के पैर छुए। ये देखकर रमा जी की सभी सहेलियां उसकी और प्रशंसा भरी निगाहों से देखने लगी। उनकी एक सखी कहने लगी कि रमा, तू तो बहुत खुशनसीब है जो तुझे ऐसी हीरे जैसी बहू मिली है। एक तेरी बहू है और एक मेरी बहू है। देखो ना, चूड़ी पहनती है न पायल, न माथे पर बिंदिया और नई मांग में सिंदूर। बस सारा दिन छोटे छोटे कपड़े पहनकर अंग्रेजी में किटपिट करती रहती है। ये सुनकर सभी सहेलियां हंसने लगी। तो रमा जी ने मीरा से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें जूस लाने के लिए आवाज लगाई थी, क्या हुआ? तो मीरा रमा जी की ओर मुखातिब होकर बोली, मम्मी जी, मैं आपके बुलाने पर बाहर नहीं आई हूँ। आज मेरी किटी पार्टी है, मुझे देर हो रही है, इसलिए मैं जा रही हूँ। रात को खाना बाहर ही खाकर आऊंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। अब तो रमा जी की निगाहें श्रम से धरती में गड़ी जा रही थी। अब वही सहेलियां जो पहले तारीफ करते नहीं थक रही थी, आपस में खुसर फुसर करने लगी कि देखो तो सही कैसे झट से निकल गई। अरे इससे तो लाख गुना अच्छी है मेरी बहू। भले ही साड़ी ना पहनती हूँ, पर ऐसा तो कभी नहीं करती। उनमें से एक सहेली ने कहा, तो अब रमा जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उनका रोने का दिल कर रहा था, पर सबके सामने रो भी नहीं सकती थी। अपने आप को संभालते हुए रमा जी ने कहा, तुम लोग बैठो, मैं अभी के लिए जूस लेकर आती हूँ। तो सब कहने लगी, अरे नहीं रमा, तू रहने दे, तू क्या परेशान हो रही है? वैसे भी
अभी हमें निकलना है। कि अगर रमा जी से इजाजत लेकर वे सभी सखियां वहां से निकल गई तो रमा जी चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। तभी कुछ देर बाद उनका फोन बज उठा। देखा तो एक पल के लिए उनके होठों पर मुस्कान आ गई। जैसे ही फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, हेलो रमा, कैसी है तू? क्या हाल है तेरी? तो कोई खोज खबर ही नहीं है। हमारी याद बात आती भी है या नहीं? अरे तो रुकेगी भी या बोलती ही चली जाएगी? और तो बोल, कहाँ से रही है? आज अचानक तुझे मेरी याद कैसे आई? रमा जी ने अपनी सखी सावित्री के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा। तो सावित्री जी बोली, अरे मोहतरमा, अब आप इस शहर में आ गए हैं। हमारे पतिदेव का तबादला इसी शहर में हो गया है। अरे तो बहुत अच्छी बात है, रमा जी ने कहा। तो सावित्री जी बोली, अच्छा अब तू ये बता कि तू मुझसे मिलने कब आ रही है? मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। तू बेटे की शादी में भी नहीं आई? तो रमा जी बोली, हाँ, कुछ व्यवस्था ही ऐसी रही कि आ ही नहीं पाई। कल आते तुमसे मिलने के लिए। कि अगर रमा जी ने फोन रख दिया तो उसी दिन सुबह रमा जी अपनी बचपन की सहेली से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही थी। सब काम निपटाकर फटाफट तैयार होकर वे वहां से निकल पड़ा उसके घर की ओर। जैसे ही रमा जी सावित्री के घर पहुंची, उन्होंने दरवाजा खोला और दोनों सहेलियां वही दरवाजे पर एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। दोनों कम से कम 20 साल के अंतराल के बाद जो मिली थी, जबकि बचपन में दोनों एक दूसरे के बगैर खाना भी नहीं खाती थी। लेकिन अब कुछ तो दूरियां और कुछ घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते दोनों का आपस में मिलना ही नहीं हो पाया था। आज मिलते ही दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ पल तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगकर रोती रही। फिर थोड़ा संयत होकर सावित्री जी बोली, आओ अंदर चलकर बैठते हैं। कहते हुए रमा जी को लेकर अंदर कमरे में आ गई। दोनों सहेलियां अभी बातों में मशगूल थी कि तभी एक हल्की सी दस्तक के साथ कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। सावित्री जी की बेटी कॉलेज से आई थी। आते ही बोली, अरे मम्मी, आप कल से आंटी का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, जरा हमारा भी तो इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। हाँ हाँ बेटी, जरूर, क्यों नहीं। कहते हुए सावित्री जी रमा जी की ओर मुखातिब होते हुए बोली, ये मेरी लाडली बेटिया रानी, जिसे हम सब प्यार से गुड़िया बुलाते हैं। और गुड़िया, ये है तुम्हारी रमा आंटी। गुड़िया, अपनी भाभी से कहो आंटी के लिए कुछ ठंडा ले आएगी। हाँ मम्मी, कहकर गुड़िया वहां से मुड़ी थी कि तभी उसकी भाभी रूही कमरे में आ गई। नमस्ते आंटी जी, कहते हुए उसने रमा जी का अभिवादन किया और बोली, आंटी जी गर्मी बहुत है, ठंडा ठंडा जूस पीजिए। तो जैसे रमा जी ने जूस का गिलास लेने के ऊपर की ओर नजर उठाई तो वो हैरान रह गई। जूस देते ही रूही उन सबके नाश्ते की तैयारी के लिए रूही रसोई घर में चली गई। तभी रमा जी ने आश्चर्य भरी निगाहों से सावित्री जी से पूछा, सावित्री, ये वह? इतना ही बोली थी कि तभी सावित्री जी बोली, हाँ रमा, ये रूही है, मेरी बहू हीरा है, हीरा। हमारी बहू डॉक्टर है, लेकिन फिर भी तनिक भी घमंड नहीं है। गृह कार्य में इतनी दक्ष है कि कुछ पूछो ही मत। घर और हॉस्पिटल दोनों की जिम्मेदारी बाखूबी निभाती है। मुझे तो एक भी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती। पूरा घर संभाल रखा है इसने। एक ही सांस में इतना सब कुछ बोलकर सावित्री जी ने एक गहरी सांस ली। तभी कुछ देर बाद ही रूही फिर से नाश्ते की ट्रे लेकर हाजिर हो गई। ब्रेड, रस, मलाई ढोकला और सैंडविच, इतनी सारी चीजें देखकर रमा जी आश्चर्यचकित रह गई। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, सावित्री की आवाज गूंज उठी, ये सब हमारी रूही ने अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है हमारी बहू। रानी रूही फिर से नाश्ता रखकर वापस चली गई। रमा जी अभी तक स्तब्ध सी बैठी थी। तभी सावित्री जी ने सवाल किया, बोल रमा, कैसे लगी मेरी बहू? सच में सावित्री, हीरा है तेरी बहू तो, हीरा।
मैंने जिस हीरा को कोयला समझकर ठुकरा दिया था, मेरी पारखी नजरों ने उसे पहचान ही लिया। कहते कहते रमा जी की आंखें भर आई। तभी मौके की नजाकत को भांपते हुए सावित्री जी ने कहा, रमा, अब बीती बातों को भूलकर नाश्ता करो। जो हुआ ठीक है, जाने दो। पिछली बातों को याद करने से सिर्फ दुख ही हासिल होगा। हाँ सावित्री, तू ठीक ही कह रही है। पिछली बातों को भूल जाने में ही सबकी भलाई है। ये शायद मेरी रूढ़िवादी सोच की ही सजा मुझे मिल रही है। कहते कहते रमा जी की आंखें फिर से छलछला गई। फिर दोनों सहेलियों ने नाश्ता करते हुए ढेर सारी बातें की। अपने तन मन की सारी बातें कहकर दोनों ने मन हल्का कर लिया। शाम होने लगी तो रमा जी ने सावित्री जी से जाने के लिए इजाजत मांगते हुए कहा, सावित्री, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। अब तू बता, तू कब आ रही है मेरे पास? तो सावित्री जी बोले, मन तो नहीं भरा, पर अब शाम हो गई तो तुझे और रोक भी नहीं सकती हूँ। मैं जल्दी तेरे यहाँ आने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर सावित्री जी ने उन्हें रूही की हाथ की बनाई हुई एक पेंटिंग गिफ्ट करते हुए कहा, रमा, ये पेंटिंग मेरी बहू ने अपने हाथों से बनाई है। पेंटिंग को हाथ पे लेते ही रमा जी की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने निकली। आज सावित्री जी से विदा लेकर घर की ओर जाते हुए बार बार रमा जी के मन में बस यही विचार आए थे कि सिर्फ पहनावे पर जाकर मैं सब कुछ गवा आई। कपड़े तो तन ही ढकते हैं, सारी बुराई घर को ढक ले जो आंचल में वही है एक लाखों पे। फिर पहने जिसे चाहे वो साड़ी, ना समझिए बात में अनाड़ी ना जाऊं। किसी के पहनावे पर ये बात नहीं समझ में आ पाई। सखी कहते हुए रमा जी आज पछतावे की आग में जल रही थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।